Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Soeb sir with the final chapter of organic chemistry, biomolecules as well as amines. तो इस सेशन में हम दोनों चैप्टर्स का ORCC लेंगे. So again I repeat, तो स्काई जो हमारा ORCC प्रोग्राम है, it is different from the one shot series of the different institutes. उसमें वो क्या करते हैं, वन शॉट सीरीज में हर पॉइंट को थोड़ा 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 करके पढ़ा देते हैं. लेकिन हम यहाँ पे टारगेटेड है, एक्यूरेट है, हम वही क्वेश्चंस लेते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की ज्यादा है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद अमाइंस, देन वी विल मूव टू द बायोमोलिक्यूल्स. सो पहला क्वेश्चन एज इंडिकेटेड देयर, डिस्कस क्लासिफिकेशन एंड बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस. तो दो पार्ट्स क्वेश्चन में है. पहला पार्ट है सिंपल क्लासिफिकेशन और दूसरा है बेसिक नेचर. As far as amines are considered, amines are classified into three types. So basically, amines की अगर हम बात करेंगे, amines are alkyl derivatives of ammonia. That's NH3. अगर हम अमोनिया में हाइड्रोजन को R ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, देन वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस. और अमाइंस में कितने एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी क्लासिफाई अमाइंस इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. देखिए कैसे. अगर हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे बाय R, देन वी विल गेट RNH2. लेकिन अगर अमोनिया से हम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे by means of two alkyl groups, then we will get R2NH. एंड अगर हम अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे by three alkyl groups, we will get formation of R3N. First one, it's called as primary amine. So primary amine ऐसा एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया जिसमें एक ही एल्काइल ग्रुप होता है. सेकेंडरी अमाइन जिसमें दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं दो एल्काइल ग्रुप से. और टर्शियरी अमाइन जिसमें तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं बाय एल्काइल ग्रुप्स. दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट्स क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस. सो अमाइंस को हम तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. हाँ, अगर हम इस कंपाउंड की बात करेंगे जहां पे चार नाइट्रोजन, चार एल्काइल ग्रुप हम नाइट्रोजन के साथ जोड़ेंगे, नाइट्रोजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज. और इसको बैलेंस करने के लिए यहां से कोई एनाइन होगा, मान लो X है, इसको हम नाम देते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. यह है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. दूसरा है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस. एज पर एज बेसिक नेचर इज कंसिडर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर एज अमाइंस आर कंसिडर्ड. बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस. एज पर एज बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज कंसिडर्ड, तो पहले हम एक इक्वेशन लिखेंगे, अमोनिया प्लस वाटर, इट गिव्स अमोनियम प्लस OH नेगेटिव, जिसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग डिसोसिएशन ऑफ अ बेस Kb, वो किसके बराबर होगा, वो होगा अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन into OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन. वाटर को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, इट इज बिकॉज इट्स अ सॉल्वेंट इज टेकन इन एक्सेस. इस वजह से Kb का इक्वेशन ये बनेगा, where Kb is dissociation constant of base. Dissociation constant of a base. पहले इस रिएक्शन पे हम एक और नजर डालेंगे. Ammonia, due to the presence of lone pair or nitrogen, has a tendency to behave as a base.
लेविस बेस एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस। तो इक्वेशन ये है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हम देखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb इज इक्वल टू दिस इक्वेशन एंड वेयर Kb रिप्रेजेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक ना, पहली बात, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया और एमाइन ऑफ एमाइंस या अमोनिया या जो भी कोई जनरल बेस होगा is directly proportional to Kb, where Kb is dissociation constant of a base। जिस बेस का Kb वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। फिर Kb के बदले हम अक्सर यूज करते अनदर टर्म दैट्स Pkb। Pkb होता है log of 1 by Kb या नेगेटिव log of Kb। तो जिस बेस का Kb वैल्यू ज्यादा उसका Pkb कम होगा। So इसका मतलब है P के बेसिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। दैट्स सेकंड पॉइंट। तो जिस बेस का Pkb वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना कम होगा। नाउ उसके बाद जो मेन पॉइंट है जहां से हम क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे हम एमाइंस का कंपैरिजन करेंगे, दैट इज दिस वन। इफ दिस इज अ बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट होता है टू NH4 पॉजिटिव, जिसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड। एवरी बेस हैज अ कॉन्जुगेट एसिड एंड एवरी एसिड हैज अ कॉन्जुगेट बेस। कौन सा बेस स्ट्रॉन्गर है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। जिस एमाइन का कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने का क्या तरीका है? अगर हम नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जोड़ेंगे वो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। एज अ रिजल्ट कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड हेंस बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस विल इंक्रीज। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स विल स्टेबलाइज अ पॉजिटिव चार्ज हियर, will stabilize conjugate acid, sorry it's conjugate acid, will stabilize conjugate acid, और जब conjugate acid stabilize होगा basic character of amines will increase। So it is directly proportional to stability of conjugate acid, which is directly proportional to electron releasing effect but inversely proportional to electron withdrawing effect। It's because अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया वो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कम करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कम करेगा। जितना पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड विल ड्रॉप। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस विल आल्सो ड्रॉप। तो अगर एमाइंस में रिलीजिंग इफेक्ट लग रहा है बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, लेकिन अगर विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है देन बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। दैट्स इट। जैसे हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस को कंपेयर करेंगे। चलो अब जरा हम एमाइंस की बात करेंगे। जनरली एमाइंस तीन टाइप के, RNH2, देन R2NH, चलो R2NH, देन R3N, और साथ में हम अमोनिया भी लिखेंगे। दिस इज प्राइमरी एमाइन, दिस इज सेकेंडरी एमाइन, दिस इज टर्शियरी एमाइन। ठीक, नाउ अब ये ध्यान से सुनना। Generally, basic character of amines is affected by multiple factors, लेकिन उनमें से दो prominent factors हैं। पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। पहले आई इफेक्ट का इफेक्ट देखेंगे ऑन द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। एज वी नो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक में क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में, एक को प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने कहा अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। सो आई इफेक्ट के बेसिस पे हम कहेंगे
basic character directly proportional to plus I but inversely proportional to minus I. अगर एमाइन में प्लस आई लगेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अगर माइनस आई लगेगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, घट जाएगा। इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, एमाइंस में आर ग्रुप्स लगे हैं और आर ग्रुप जो होता है, जो आर हमारा एल्काइल ग्रुप्स, इनका इनहेरेंट इफेक्ट होता है प्लस आई। तो आर ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे और जब ये प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे इसका मतलब है बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे। Alkyl groups because of their plus effect have the tendency to increase the basic character. अब जहां पे alkyl groups ज्यादा होंगे वहां पे प्लस आई ज्यादा लगेगा और वहां पे बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सिंस alkyl ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट होता है तो सबसे ज्यादा alkyl ग्रुप टर्शियरी में लगे हैं तो इसमें प्लस आई ज्यादा, रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा, as a result of that इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, तो बेसिसिटी ऑर्डर जो बनेगा टर्शियरी अमाइन ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन ग्रेटर देन अमोनिया। ये ऑर्डर जो हमने बनाया, दिस ऑर्डर इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ओनली। दूसरा इफेक्ट जो एक्सप्लेन करता है बेसिक कैरेक्टर को, जो बहुत ज्यादा हद तक बेसिक कैरेक्टर को इफेक्ट करता है, दैट्स फिनोमेनन ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन को वाटर में हम कहेंगे हाइड्रेशन, और वाटर में एमाइंस के साथ जो हाइड्रेशन होता है उसको हम एक फिनोमेनन नाम देते हैं, दैट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको मैंने एब्रिवेटेड फॉर्म में एच बॉन्डिंग लिख दिया। सॉल्वेशन कहो, हाइड्रेशन कहो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहो। तो बेसिकली ये यहां पे वापस आते हैं, जब कोई भी बेस वाटर में बिहेव करेगा एज अ बेस, जैसे कि ऊपर मैंने रिएक्शन लिखी, अमोनिया है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ये वाटर से H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, कन्वर्ट होगा टू अमोनियम, दैट्स अ कॉन्जुगेट एसिड। ये अमोनियम वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब ये अमोनियम सॉल्ट जो मेरे पास है, अमोनियम जो है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरेक्शन शो करेगा, उस इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। जो कॉन्जुगेट एसिड जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड के साथ करेगा, ठीक, जो अमाइन कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होगी, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ करेगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, एज अ रिजल्ट बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है? वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है कॉन्जुगेट एसिड के साथ। सो वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। जितना कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस बढ़ेगा। नाउ लेट अस सी दैट कि किसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। इसको मैं यहां पे लेता हूं। अगर मैं अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड चेक कर लेता हूं, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा NH4 पॉजिटिव, और टर्शियरी अमाइन का जो कॉन्जुगेट एसिड है दैट इज R3NH पॉजिटिव, क्योंकि ये दो एक्सट्रीम्स हैं। जब मैं अमोनियम को वाटर में कंसीडर कर लेता हूं, वाटर में अमोनियम वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ऐसे यहां पे दूसरा H है तो इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहां पे तीसरा H है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और यहां पे चौथा H है, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम वाटर के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 हाइड्रोजन ऑन द नाइट्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देता है जो आपके सामने है। तो जिस कॉन्जुगेट एसिड के पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसका उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे और उस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अब अगर मैं बात कर लेता हूं, इधर अमोनियम के पास 4 है कॉन्जुगेट एसिड में, यहां तो 3 ही है, लेकिन इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, अगर मैं इसको लिख लेता हूं यहां पे, ये बनेगा NH4 पॉजिटिव, ये बनेगा RNH3 पॉजिटिव, और ये बनेगा R2NH2 पॉजिटिव, और ये बनेगा R3
NH पॉजिटिव। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन यहां पे है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, और सबसे कम हाइड्रोजन यहां, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम। सो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मिनिमम स्टेबिलिटी। तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड ये है। इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया इन वाटर इज मैक्सिमम और टर्शियरी अमाइन का मिनिमम। तो सॉल्वेशन के बेसिस पे जो ऑर्डर बन रहा है, दैट्स अमोनिया फॉलोड बाय प्राइमरी अमाइन फॉलोड बाय सेकेंडरी अमाइन, एंड सेकेंडरी अमाइन फॉलोड बाय टर्शियरी अमाइन। ये बनेगा ऑन द बेस ऑफ सॉल्वेशन, हाइड्रेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। ये हमने सॉल्वेशन के बेसिस पे कंसीडर किया। अब पहला फैक्टर जो दैट इज आई इफेक्ट के बेसिस पे ऑर्डर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अमोनिया, और ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन ऑर्डर इज अमोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब सवाल है सर नेट इफेक्ट क्या होगा? वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अब यहां से ध्यान रखना कि सवाल क्या पूछा जाएगा। पहला, बेसिक कैरेक्टर इन गैस और वेपर फेज, अगर सवाल ने पूछा नहीं गैस या वेपर फेज में बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बता दीजिए, कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक, तो जब मैं गैस या वेपर फेज की बात कर लेता हूं, सॉल्वेशन इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि सॉल्वेंट है ही नहीं, तो सॉल्वेशन होगा ही नहीं। अगर सॉल्वेशन नहीं होगा तो इसका मतलब है यहां पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है दैट्स आई इफेक्ट, और आई इफेक्ट के बेसिस पे ऑर्डर हमेशा टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड अमोनिया। So in vapor or gas phase, no solvent is present, no solvation is there. So deciding factor होगा I effect. So I effect is deciding factor. और जो ऑर्डर हमारा बनेगा होगा टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और लास्ट पे अमोनिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछा सिंपल बेसिक कैरेक्टर बताइए, कोई वेपर फेज मेंशन नहीं किया है, तो सिंपल बेसिक कैरेक्टर का मतलब है ये पूछ रहा है इन वाटर, क्योंकि जनरली हम बेसिक कैरेक्टर वाटर में ही कंसीडर करते हैं, कुछ और नहीं लिखा होगा। सिंपल बेसिक कैरेक्टर पूछा है तो इसका मतलब वाटर के प्रेजेंस में होगा। अब जब वाटर होगा इसमें सॉल्वेशन भी होगा और इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो स्ट्रक्चर में आर की वजह से आएगा। सो इस केस में जो नेट इफेक्ट है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन, आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन, इन दो का रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली रिजल्टेंट देखा गया है, रिजल्टेंट में ना ही प्राइमरी और ना ही टर्शियरी टॉप पे होता है, टॉप पे होता है सेकेंडरी टॉप पे। अब सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आएगा कि टर्शियरी आएगा, वो डिपेंड करता है एल्काइल ग्रुप कौन सा होगा। इट हैज बीन फाउंड दैट अगर हमारा एल्काइल ग्रुप इफ R इज मीथाइल, अगर मीथाइल होगा एल्काइल ग्रुप, तब ऑर्डर बनता है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी और अमोनिया। लेकिन अगर इथाइल होगा तब ऑर्डर में चेंज, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, अमोनिया। ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर इनका है कि आर मीथाइल है कि इथाइल है। ठीक, सो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिक कैरेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज सॉल्वेशन। तो ऑर्डर आएगा सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, अमोनिया, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, अमोनिया, डिपेंड करता आर हमारा कौन सा है। ये हो गया बेसिक कैरेक्टर। एक और पॉइंट, अगर कंपैरिजन आ जाएगा एल्फैटिक अमाइंस वर्सेस एरोमेटिक अमाइंस, बताए इनमें ज्यादा बेसिक कौन होगा? इज इट एल्फैटिक और एरोमेटिक? एल्फैटिक और एरोमेटिक में ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है एल्फैटिक का। इट इज बिकॉज इन केस ऑफ एरोमेटिक अमाइन, जिस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है, it's involved in conjugation with the benzene, it gets delocalized. So that's why aromatic amines यानी aniline या aniline के derivative they are less basic than aliphatic amines due to delocalization of lone pair. तो हम कहेंगे aromatic amines
aromatic amines are less basic than aliphatic amines due to delocalization of lone pair। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, जिसमें बेसिक कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस था। वापस हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे। What was our question number 1? Discuss classification of basic nature of the amines. Classification primary, secondary, tertiary as well as quaternary ammonium salt हमने लिया। Basic character of amines, ये इक्वेशंस मैंने बना दी। Basic character of amines इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे tertiary, secondary, primary अमोनिया और सॉल्वेशन के बेस पे अमोनिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अपोजिट इफेक्ट्स बनते हैं। फिर रिजल्ट मैंने यहाँ बनाया। अगर गैस फेज में पूछा गया है तो ऑर्डर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइडिंग। लेकिन अगर वाटर के प्रेजेंस में पूछा गया है सो इट इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इफेक्ट्स। और ऑर्डर डिपेंड करता है एल्काइल ग्रुप हमारा कौन सा है, एल्फैटिक और एरोमेटिक में। एल्फैटिक अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एल्फैटिक अमाइंस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। चलिए हम अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कौन कौन सी रिएक्शन है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन्स एक्सॉस्टिव अमोनोलिसिस एंड कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये चारों के चारों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम पहली रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। Gabriel thalamide reaction. This reaction is the preparation or synthesis of primary amines. तो इसमें हम रिएक्शन कहां से शुरू करते हैं। रिएक्शन का बिल्कुल हम डिटेल्ड फॉर्म ऐसे लेंगे। रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम थैलामाइड। This compound is the amide of 1,2-benzene dicarboxylic acid, जिसको थैलिक एसिड कहते हैं। उसका ये एमाइड है जिसको हम नाम देते थैलामाइड। थैलामाइड 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 जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेनली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सो दिस थैलामाइड बिहेव्स एज एन एसिड, ठीक ठाक एसिडिक कैरेक्टर। इट इज बिकॉज नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर आप इस H को निकालोगे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज दो साइड से रेजोनेंस करेगा, कॉन्जुगेशन में दो साइड से है। एज अ रिजल्ट इट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड स्ट्रॉन्गर देन द वाटर। इस वजह से OH नेगेटिव इस H को बाहर ले जाएगा। तो हमारा जो नेट प्रोडक्ट बनेगा एक सॉल्ट बनेगा। इस सॉल्ट में नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और साथ में पोटेशियम होगा। इसको हम नाम देंगे पोटेशियम थैलामाइड। दिस इज पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। ये रिएक्ट कराते हम एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड क्यों यूज करते, क्योंकि एक्स का लीविंग कैपेबिलिटी बड़ा ज्यादा होता है। नाइट्रोजन आर पे अटैक कर लेता है और एक्स जाएगा बाहर। यहां पे जो रिएक्शन का मैकेनिज्म दैट इज सिंपल SN2 कंसर्टेड मैकेनिज्म है, एक्स निकलेगा बाहर। तो आपका प्रोडक्ट जो हो आ जाता है इस पॉइंट पे, वो आता है एन एल्काइल थैलामाइड। दिस इज एन एल्काइल थैलामाइड, एन एल्काइल थैलामाइड। फिर अगला स्टेप हमारा हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। सिंपल तरीका है वाटर एसिडिफाइड हम लेंगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इधर नाइट्रोजन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, इसको H मिलेगा, इधर से भी H मिलेगा, इसको OH मिलेगा, इसको OH मिलेगा। तो ये वाला कंपाउंड बनेगा RNH2, दैट्स प्राइमरी अमाइन। ठीक, प्लस जो दूसरा प्रोडक्ट हमें आता है वो है हमारा बेंजीन
1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में नाम देते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, इस थैलिक एसिड को फिर से हम एमाइड में कन्वर्ट करके अमोनिया के साथ रिएक्ट करा के थैलामाइड में वापस कन्वर्ट कर सके और साइकिल रिपीट होगा। मेन पॉइंट है यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म, ठीक। तो ये हमें मिलता है एल्काइल एमाइन और ये हमेशा प्राइमरी एमाइन होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो RX आपने यूज किया है, दिस RX कैन नॉट बी एराइल हैलाइड, दिस कैन नॉट बी वीनाइल और इट कैन नॉट बी ब्रिजहेड हैलाइड। इट इज बिकॉज एल्काइल, वीनाइल और ब्रिजहेड ये तीनों के तीनों लगभग नॉन रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। सो RX must not be PHX aryl halide और vinyl halide। ये वाला, ये दो क्यों नहीं होंगे? इट इज बिकॉज यहां पे भी हेलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। यहां पे भी इसका रेजोनेंस बेंजीन के साथ होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो ये वाले कंपाउंड्स लगभग नॉन रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एज अ रिजल्ट ये वाले सब्स्टिट्यूट्स नहीं होंगे। सो दिस मींस रिजल्ट ये होगा, हमारा इस रिएक्शन का रिजल्ट ये होगा, एरोमेटिक और vinyl amines cannot be prepared in this reaction। इस रिएक्शन से ना तो हम एरोमेटिक एमाइंस को बना सकते हैं, ना तो विनाइल एमाइंस को बना सकते। इट इज बिकॉज नियरली नॉन रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल एंड एराइल हैलाइड्स। तो ये हमारी रिएक्शन नंबर 1। अब हम देखेंगे रिएक्शन नंबर 2, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ऑफ एमाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन्स डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स। हॉफमैन्स डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वी टेक एसिड एमाइड। एसिड एमाइड को हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो इसमें क्या हो जाता है, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमाइड प्लस KBr प्लस वाटर, और साथ में इसमें K2CO3 भी प्रोडक्ट एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ये जनरल फॉर्म ऑफ द रिएक्शन है। एसिड एमाइड or C double bond NH2 is treated with bromine in presence of KOH as a base, you will get formation of primary amine. This is our primary amine। KBr मिलेगा, K2CO3 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होता है, वाटर यहां से, और एक प्रोडक्ट बाहर आता है। तो इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म टेक्स्ट बुक ने मेंशन नहीं किया, सो वी नीड नॉट टू राइट द मैकेनिज्म। हाँ, इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक इंटरमीडिएट, स्पेशल इंटरमीडिएट बनता है। स्पेशल पॉइंट्स ऑफ द रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, in this reaction acyl nitrene is formed as intermediate, वो कैसे बनता है, RC double bond O नाइट्रोजन containing 2 lone pairs, नाइट्रोजन मोनोवैलेंट कंटेनिंग 2 लोन पेयर्स कॉल्ड एज नाइट्रीन, क्योंकि नाइट्रीन के साथ RC डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है, इसको कहते हैं एसाइल नाइट्रीन। नाउ अब ये एसाइल नाइट्रीन क्या करता है, ये रीअरेंजमेंट कर लेता है, R ग्रुप विल माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन और ये लोन पेयर इधर आ जाता है, ये बनाता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एल्काइल आइसोसाइनेट, और इस प्रोडक्ट को हम आइसोलेट कर सकते हैं आराम से।
इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, लेकिन इसको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होता है, रीअरेंजमेंट क्विक हो जाता है, एज अ रिजल्ट वी विल गेट अल्काइल आइसोसाइनेट। अब ये अल्काइल कौन सा होगा, जैसे मीथाइल होगा तो मीथाइल आइसोसाइनेट, इथाइल होगा इथाइल आइसोसाइनेट, फिनाइल होगा फिनाइल आइसोसाइनेट। फिर इसको हाइड्रोलिसिस करके, फर्दर हाइड्रोलिसिस करके इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इधर हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे H और H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है एंड विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एमाइन, CO2 गैस बाहर आ जाती है। और CO2 गैस क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में है, KOH CO2 को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ K2CO3, दैट्स पोटेशियम कार्बोनेट। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब होकर पोटेशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होती है। ठीक, तो इस रीअरेंजमेंट को जहां पे R टू N माइग्रेट करता है, इसको हम नाम देते हैं हॉफमैन्स रीअरेंजमेंट। हॉफमैन्स रीअरेंजमेंट, रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स। अच्छा, इसको एक और नाम लगाया है डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स। क्यों डिग्रेडेशन? अब देख लीजिए, जितने कार्बन हमारे रिएक्टेंट में है उतने कार्बन हमारे प्रोडक्ट में नहीं है, सिंस इट इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज डिग्रेडेशन। This reaction involves decrease in number of carbon and hence called as degradation of amides। ठीक, एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, इसको अगर आप हॉफमैन्स डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स करोगे, ये CO निकलेगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा CH3NH2। एक और एग्जांपल अगर हम लेंगे, बेंजामाइड, सेम रिएक्शन इसको भी करना है, फिर से डिग्रेडेशन होगा, PHNH2 दैट्स एनालिन, ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। दिस इज हाउ यू डील विद दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट्स हॉफमैन्स डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स। चलिए वापस आते हैं, तीसरी रिएक्शन हम चेक करेंगे। तीसरी रिएक्शन कौन सी है? हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अमोनोलिसिस। हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अमोनोलिसिस, again important reaction of amines, Hofmann's exhaustive ammonolysis। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हम अमोनिया से जब आप रिएक्शन कर स्टार्ट करोगे, इसको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराओगे, treating alkyl halide in excess, so you will get formation of RNH2। सिंपल रिएक्शन है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यूज करके R पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन RNH2, फिर से इसको RX के साथ रिएक्ट करा दीजिए, फिर से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यूज करके R के साथ रिएक्ट कराएगा, तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ R2NH, दैट इज सेकेंडरी अमाइन। फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फिर से RX के साथ रिएक्ट करके R3N, ये बनेगा R3N, हाइड्रोजन बाहर जाएगा। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन के पास फिर से एक लोन पेयर है, ये फिर से RX के साथ रिएक्ट करके बनाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, जिसको हम नाम देते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। सो हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अमोनोलिसिस का मतलब बार बार अमोनिया पे एल्काइलेशन, पहले एक H निकलेगा बाहर, प्राइमरी अमाइन, फिर दूसरा H निकलेगा, सेकेंडरी अमाइन, फिर तीसरा H निकलेगा, टर्शियरी अमाइन, और फिर चौथा R भी जुड़ जाता है ड्यू टू द लोन पेयर। अब हाइड्रोजन तो नहीं है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पे रिएक्शन रुक जाएगी। दिस इज हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अमोनोलिसिस। तो इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सो इन दिस रिएक्शन a mixture of products are formed,
कौन कौन सा? दैट्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये हो गया हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अमोनोलिसिस। लास्ट वन इज कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एज फार एज एमाइन्स आर कंसिडर्ड। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, so this is reaction of primary amine with chloroform in presence of KOH. It results in the formation of RNC isocyanide plus KCl मिलता है प्लस वाटर मिलेगा। ये है प्राइमरी अमाइन with chloroform in presence of KOH as a base, resulting in the formation of isocyanide. आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम है कार्बाइल एमाइन। कार्बाइल एमाइन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। प्लस केसीएल मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक, ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन के कुछ खास पॉइंट्स। पहला, इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन, एक स्पेशल इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन वो कैसे प्रोड्यूस होता है? डाइक्लोरोकार्बीन इज प्रोड्यूस्ड इफ क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विथ KOH। अल्फा एलिमिनेशन करेगा, HCl को बाहर निकालेगा, वहां पे मिलेगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। दिस इज अ स्पेशल इंटरमीडिएट फॉर्म। और ये डाइक्लोरोकार्बीन बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये रिएक्ट करेगा प्राइमरी अमाइन के साथ, ये डोनर और ये एक्सेप्टर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। पॉइंट नंबर 2, दिस रिएक्शन is shown only by primary amines। ये ना तो सेकेंडरी अमाइन शो करता है ना ही टर्शियरी। दिस इज शोन ओनली एंड ओनली बाय प्राइमरी अमाइंस। थर्ड, दिस इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट द प्राइमरी अमाइंस। और इस टेस्ट का कंफर्मेशन कैसे मिलता है? जो ही आइसोसाइनाइड बनता है, इट गिव्स फिल्दी स्मेल, पंजेंट स्मेल, बड़ी गंदी स्मेल आ जाती है जो है आइसोसाइनाइड। तो टेस्ट कैसे करना है? टेस्ट ट्यूब में आप लेते हो प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और थोड़ा बेस ऐड करते, फिर इसको हीट करते हो, और इस हीटिंग मिक्सचर से एक गंदी स्मेल की गैस बाहर आ जाती है, दैट्स आइसोसाइनाइड। सो फॉर्मेशन ऑफ RNC isocyanide is indicated by the evolution of pungent or filthy smell। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू द अमाइंस। चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज डाइएजोटाइजेशन? गिव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, डाइएजोटाइजेशन। Again I repeat, this series is meant only and only for board exams। तो मैं बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं। We will not go outside the board। बोर्ड में जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। अदरवाइज नीट के हिसाब से और भी बहुत सारी चीजें हैं
जो हम पढ़ा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में, लेकिन ये हमारा बोर्ड सीरीज है ORCC, सो वी विल गो एज पर द बोर्ड एग्जाम, ताकि बच्चे को आसान से आसान बना के हम देंगे। डाइएजोटाइजेशन, सो इट्स द रिएक्शन इन्वॉल्विंग प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, एनिलीन that is benzenamine is treated with mixture of sodium nitrite and HCl. This combination forms nitrous acid और टेम्परेचर होना चाहिए 273 से लेके 278 केल्विन। इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर। एनिलीन ट्रीटेड विद NaNO2 एंड HCl, इसको कहते हैं डाइएजोटाइजिंग मिक्सचर। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको हम नाम देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट या क्लोराइड आप कह सकते हो। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाइएजोटाइजेशन। नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मैकेनिज्म, बिकॉज टेक्स्ट बुक हैज नॉट रिटन इट्स मैकेनिज्म। कोई रिक्वायरमेंट मैकेनिज्म की नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। एनिलीन को हम ट्रीट करते हैं सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ, टेम्परेचर रेंज ये है, यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाइएजोटाइजेशन। गिव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम क्लोराइड। तो डाइएजोनियम क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिससे हम बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को रिएक्ट कराते हैं, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड को जनरली प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डाइएजोनियम सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जहां से हम बिल्कुल आसानी से बाकी एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज डाइएजोनियम से नाइट्रोजन की लीविंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सो रिएक्शन क्या होती है इसके, सिंपल ArSN रिएक्शंस, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions, of diazonium salt, तो रिएक्शन की जनरल फॉर्म जो है दैट इज डाइएजोनियम सॉल्ट। तो सिंपल मैं लिखूंगा यहां डाइएजोनियम। इसको जब आप किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये यहां रिप्लेस एंड नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहां जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर। इट्स अ सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है, इस वजह से हम यहां लगा दिया AR। So this reaction is an important way of synthesizing so many aromatic compounds जिनको generally बनाना बड़ा मुश्किल होता है। So this reaction is simply ArSN form। अब कौन कौन सी रिएक्शंस इसमें आती है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम आपके साथ यहां डिस्कस करेंगे। पहला, ये डाइएजोनियम हमारा है, इसको सेंटर पे रखेंगे। इसके साथ किस किस को हम ट्रीट करके क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। पहला सेट CuX इन प्रेजेंस ऑफ HX, तो X रिप्लेस करेगा नाइट्रोजन को, यहां पे आएगा हेलो एरीन, नाइट्रोजन गैस बाहर। सिमिलरली CuX के बदले यूज कर सकते हैं CuCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN, तो फिर से नाइट्रोजन गैस बाहर, यहां साइनाइड आ जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर। इन दोनों रिएक्शंस को हम नाम देते हैं सैंड-मेयर्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैंड-मेयर्स रिएक्शन। तीसरा, Cu इन प्रेजेंस ऑफ HX, दिस इज मॉडिफाइड सैंड-मेयर रिएक्शन, इसको हम कहते हैं गटरमैन्स रिएक्शन। X एंटर करेगा, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं गटरमैन्स रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम इसको ट्रीट करते Ki के साथ, यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। ठीक, सिमिलरली अगर आप इसको वाटर के साथ हीट करोगे, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल।
नाइट्रोजन गैस सब में बाहर आ रहा है, नाइट्रोजन गैस सब में बाहर आ रहा है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन, अगर हमने इसको NaBF4 के साथ रिएक्ट करा दिया तो ये पहले बनाता है सॉल्ट N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, डायएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, फिर इसको हीट कर लीजिए, ये बनाता है फ्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर आप इसको ट्रीट करोगे NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ये बनाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक, पहले NaBF4 के साथ ये बनाता है डायएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, अगर जस्ट हीट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन, लेकिन अगर आप कॉपर NaNO2 के साथ ट्रीट करोगे नाइट्रोबेंजीन। अगर आप इसको ट्रीट करोगे H3PO2 के साथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, या इथाइल अल्कोहल यूज करोगे CH3CH2OH, then it gets reduced, nitrogen is replaced by hydrogen, it results in the formation of benzene। ये रिएक्शन आ सकती है, फिनॉल बन सकता है, आयोडोबेंजीन बन सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है डायज़ोनियम सॉल्ट के। अब देख लीजिए, डायज़ोनियम से आपने हर टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड बना दिया, हेलोएरीन्स, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन यूज कर सकते हैं, साइनोबेंजीन बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं, आप नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, आप इसको रिड्यूस करके बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। तो ये 5 मार्क्स का सवाल आ सकता है, गिव द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, या यही रिएक्शन सुपलेट आके आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायज़ोटाइजेशन। ठीक, वो आप प्रिपरेशन में देख सकते हो, जो मैंने इसकी प्रिपरेशन लिख दी, रिएक्शन लिखना है, टेम्परेचर मेंशन करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप इसमें एक लाइन लिख सकते हो, इन दिस रिएक्शन एनिलीन इज ट्रीटेड विद NaNO2 HCl टू फॉर्म बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, ये बना सकते हो। फिर इसकी केमिकल रिएक्शन 4-5 मार्क्स का सवाल आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शंस, 8 रिएक्शंस हमने इसकी बना दी। सो दिस कैन बी अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, पोटेंशियल 5 मार्क्स क्वेश्चन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, डिस्कस ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एनिलीन। तो अगर मैं एनिलीन की बात कर लेता हूं, एनिलीन, क्योंकि ब्रोमिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन है, ये सारी रिएक्शंस एक कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस होती है जिनको हम नाम देते ARSE रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक, तो इसमें सबसे पहले मुझे देखना है व्हाट इज द नेचर ऑफ NH2। जब मैं NH2 की बात कर लेता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NH2 का इफेक्ट होता है +M, या +R भी लिख सकते हो। +M +R का मतलब है स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। एज अ रिजल्ट इट एक्टिवेट्स बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो NH2 अपने +M+R की वजह से स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग के साथ साथ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। रिएक्शन ऑकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, OP डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो पहली बात, बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ा देता है बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज ऑफ +M+R इफेक्ट। स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग हमने कहा, साथ में OP डायरेक्टिंग होता है, यानी रिएक्शन या तो ऑर्थो पोजिशन पे होगी या तो पैरा पोजिशन पे होगी। ये आपके सामने एनिलीन का जनरल फॉर्म ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन ने कहा है ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, आप डिस्कस कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द ब्रोमिनेशन। जब हम एनिलीन को डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हैं, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन, एनिलीन अंडरगोज ट्राइब्रोमिनेशन।
खतरनाक एक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग की वजह से ये बनाता है ट्राइब्रोमो एनिलीन, और ये ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। मल्टी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली, तीनों जगह ब्रोमिनेशन हो रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द एनिलीन। लेकिन अगर हम एनिलीन को पहले इस ग्रुप से प्रोटेक्शन करेंगे, एसाइलेशन एनिलीन की करेंगे, ये बनाएगा एसिड एनालाइट, ये बनाएगा एसिड एनालाइट, NHC डबल बॉन्ड और CH3 एसिड एनालाइट, एसिड एनालाइट। अब क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर अब यहां से भी रेजोनेंस कर लेता है, इसका एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, लेकिन स्टिल इट्स एक्टिवेटिंग। फिर अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करोगे, this bromination will not occur at all the three positions. It will occur only at one of the position, और मेजर प्रोडक्ट इसका होता है पैरा ब्रोमो एनिलीन। लेकिन फिर अगर आप इस ग्रुप को बाहर निकालोगे, हाइड्रोलिसिस से बाहर निकालोगे, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन, ये हमारा पैरा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो पहले इसका एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस कम करने के लिए, मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इसको प्रोटेक्शन करते हैं एसिटाइल क्लोराइड से, एसिड एनालाइड मिलेगा, फिर ब्रोमिनेशन करके हमारा प्रोडक्ट आएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। सो दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट, ये होगी ब्रोमिनेशन। सेकंड रिएक्शन इसकी जो है दैट्स नाइट्रेशन। सेकंड रिएक्शन दैट्स नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक इसमें आ जाता है विथ रेस्पेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जब आप एनिलीन में नाइट्रिक एसिड के साथ एनिलीन को रिएक्ट करा देते हैं, एक अनयूजुअल चीज इसमें नजर आती है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन with percentage 51, 47 and 2%, ये परसेंटेज इनके साथ है। सो अनयूजुअल चीज इसमें क्या है, अभी हमने कहा कि एनिलीन में NH2 होता है ओपी डायरेक्टिंग, यानी रिएक्शन या तो ऑर्थो पे होनी चाहिए या तो पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन अनयूजुअल मेटा प्रोडक्ट आता है, और दैट टू अराउंड 47%। तो मैं कहूंगा लगभग 50% के आसपास। मेटा तो बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तो 57% बन रहा है। बट द रीजन बिहाइंड दैट, रीजन सिंपल है। जब आप एनिलीन को देखोगे, एनिलीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सो इट विल बिहेव एज अ बेस। फिर स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, तो बेस तो है, साथ में आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसको क्या करेगा, प्रोटोनेशन कर लेगा। जब आप प्रोटोनेशन इसकी करोगे, एनिलीन प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो बहुत सारा एनिलीन कन्वर्ट होगा टू एनिलीनियम ड्यू टू प्रोटोनेशन, एसिड बेस रिएक्शन। अब एनिलीनियम में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इट्स स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, तो बहुत सारा एनिलीन कन्वर्ट होता है एनिलीनियम में। एनिलीनियम मेटा डायरेक्टिंग होता है NH3 पॉजिटिव, एज अ रिजल्ट इसमें मेटा प्रोडक्ट बनता है अराउंड 47%, ठीक। और जिसकी वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट ड्रॉप होता है। और ऑर्थो ही क्यों ड्रॉप होता है, क्योंकि NH3 का माइनस आई इफेक्ट पर्टिकुलरली दो ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई कि इसमें मेटा प्रोडक्ट आता है। अब अगर हमें मेटा प्रोडक्ट को खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। एनिलीन को फिर से हम रिएक्ट करा देंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ, प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप, ये बनाएगा NHC डबल बॉन्ड और CH3। फिर जब आप नाइट्रेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट, फिर यहां NHC डबल बॉन्ड और CH3, और फिर अगर हमें इस प्रोटेक्शन वाले ग्रुप को हटाना पड़ेगा, वी हैव टू डू द हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलिसिस से ये ग्रुप बाहर आ जाएगा एंड फाइनली विल गेट फॉर्मेशन ऑफ पैरा नाइट्रोएनिलीन, ये हमारा प्रोडक्ट आएगा. सो दिस वाज रिएक्शन नंबर 2, दैट वाज नाइट्रेशन. रिएक्शन नंबर 3 हमारी है सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में एनिलीन को हम रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड है, वन ऑफ द बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी. यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम NH3 पॉजिटिव, जैसे नाइट्रेशन में हुआ था HSO4 नेगेटिव. एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये सॉल्ट बन रहा है. इस सॉल्ट को जब आप हीट करोगे, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होती है, रीअरेंजमेंट होता है. यहां पे NH2 आ जाएगा और यहां पे SO3H ग्रुप आ जाएगा. अब ये जो गोबर कंपाउंड है, इसको कहते हैं सल्फेनालिक एसिड. सल्फेनालिक एसिड, पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब इस कंपाउंड को जब आप देखोगे, इसमें एक बेसिक ग्रुप भी है और एक एसिडिक ग्रुप भी है. ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है, लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से. सो देयर इज इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर. ये H इसको देगा, एक्सेप्ट करेगा इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन. सो दिस कंपाउंड बिहेव्स इन द फॉर्म ऑफ डाइपोलर आयन, NH3 पॉजिटिव और यहां SO3 नेगेटिव होगा. ठीक है, तो इस डाइपोलर आयन को हम नाम देते हैं ज़्विटर आयन. ज़्विटर आयन. ये थी हमारी तीसरी और फाइनल रिएक्शन एनिलीन की, रिजल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ ज़्विटर आयन, दैट्स पैरा एनिलीनियम सल्फोनेट. ये है SO3 नेगेटिव. तो जो सल्फेनालिक एसिड है, ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डाइपोलर आयन, जिसमें NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव बनता है. अब इसका एसिडिक कैरेक्टर NH3 पॉजिटिव की वजह से और इसका बेसिक कैरेक्टर SO3 नेगेटिव की वजह से होगा. ये ज़्विटर आयन की फॉर्म में रहता है. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन. ये हो गया सल्फोनेशन. चले अगला सवाल हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन हिंसबर्ग्स टेस्ट. हिंसबर्ग्स टेस्ट क्या होता है? Hinsberg's test is a test by which we can differentiate primary, secondary और tertiary amines. तो Hinsberg's test का जनरल ओवरऑल व्यू अगर हम लेंगे, वो किस तरीके से होता है? तो इसमें हम जो मेरे पास अमाइन होगा, अमाइन, it is first treated with Hinsberg's reagent. इसको पहले हम ट्रीट करते हैं Hinsberg's reagent के साथ. अब Hinsberg's reagent क्या होता है? वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. दिस इज हिंसबर्ग्स रिएजेंट, जिसका केमिकल नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. इसके साथ रिएक्ट कराने के बाद हम इसको ट्रीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस के साथ. ये दो रिएजेंट सीक्वेंस में हम ऐड करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, उस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को. तो हिंसबर्ग्स रिएजेंट में पहला कंपाउंड मेरा हिंसबर्ग्स रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. पहले ये रिएक्ट करेगा, ठीक, उसके बाद KOH. लेट्स नाउ मूव टू द रिएक्शन. अगर हम प्राइमरी अमाइन से स्टार्ट करेंगे, दिस इज माय प्राइमरी अमाइन. प्राइमरी अमाइन जनरल फॉर्मूला RNH2. ये रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ. देखो रिएक्शन कैसे होगी. नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यूज करके सल्फर पे अटैक करेगा और Cl को रिप्लेस करेगा. फिर हमारा जो प्रोडक्ट आ जाएगा, ये होगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NHR. ठीक, जिसको हम नाम देते हैं N एल्काइल सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइड. ये रिएक्शन होने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स है.
पहले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होना चाहिए ताकि सल्फर पे अटैक करे, फिर Cl के साथ H को बाहर निकालना है। तो लोन पेयर और H का रिक्वायरमेंट पहले स्टेप के लिए है। फिर दूसरे स्टेप में हम इसको KOH के साथ रिएक्ट करा देते हैं। KOH इज अ बेस, ये तभी इसके साथ रिएक्ट करेगा जब नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है दिस इज एसिडिक, क्योंकि जब आप हाइड्रोजन निकालोगे नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करेगा, इस डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करेगा। सो दिस इज एन एसिडिक हाइड्रोजन, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो गोबर होगा बेंजीन, एस डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम, तो इसने बना दिया सॉल्ट। सो प्राइमरी एमाइन ने हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट किया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड H, एंड देन फर्दर इसने KOH के साथ भी रिएक्ट किया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एंड फाइनली क्या होता है, इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की वजह से KOH में फाइनली डिसॉल्व होता है। दिस इज रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइन। अब अगर हम सेकेंडरी एमाइन की बात करेंगे, सेकेंडरी एमाइन की बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी एमाइन, तो सेकेंडरी एमाइन में किस तरीके से रिएक्शन होगी। सेकेंडरी एमाइन R2NH, दिस इज सेकेंडरी एमाइन, ये रिएक्ट करेगा RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OCl। यहां पे R के बदले, क्योंकि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है तो पीएच लगा देंगे, लोन पेयर भी है H भी है, रिएक्शन आराम से होगी, HCl बाहर आ जाएगा, पीएच S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O N, इट्स R एंड R, ये बन गया इधर प्रोडक्ट। फिर से सल्फोनामाइड बना, सल्फोनामाइड, फिर अगर इसको KOH के साथ रिएक्शन कराना है तो फिर नाइट्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन यहां तो हाइड्रोजन है नहीं, इस वजह से KOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो सेकेंडरी एमाइन डज रिएक्ट विथ हिंसबर्ग्स रिएजेंट but does not react with KOH and hence it's insoluble in potassium hydroxide। अब फाइनल बात आती है टर्शियरी एमाइन की। Let's talk about tertiary amines। जब हम टर्शियरी एमाइंस की बात करेंगे, R3N प्लस PH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OCl, टर्शियरी एमाइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जब इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, so what will happen in this reaction, nitrogen does contain lone pair but it does not contain any hydrogen, इसका मतलब टर्शियरी एमाइन cannot react with this, कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो टर्शियरी एमाइन ने हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन ही नहीं किया। तो इस टेस्ट को मैं सम अप ऐसे कर लेता हूं, लेट अस सम अप लाइक दिस, ये मेरा एमाइन है, एमाइन, ये हमारा हिंसबर्ग्स रिएजेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये हमारा KOH है और ये रिजल्ट। प्राइमरी एमाइन ने हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट कर लिया, KOH के साथ भी रिएक्ट कर लिया, एंड हेंस रिजल्ट ये होगा, इट इज सॉल्युबल इन KOH। सेकेंडरी ने हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया लेकिन KOH के साथ कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुई, एज अ रिजल्ट इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन KOH। टर्शियरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन ना तो इधर रिएक्ट कर रहा है ना तो इधर रिएक्ट कर रहा है, तो इसका इमिसिबल फॉर्म रहेगा जिसको हम पहले ही सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले सेपरेट टर्शियरी एमाइन होगा, इट विल रिमेन इमिसिबल। फिर जब हम KOH यूज करते हैं, जो सॉल्युबल पार्ट है वो प्राइमरी होगा और जो इनसॉल्युबल पार्ट होगा वो होगा सेकेंडरी। अब ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है ऐसे कि गिव शॉर्ट नोट ऑन हिंसबर्ग्स टेस्ट, आप ऐसे दे सकते हो, या ऑब्जेक्टिव आ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक, या ये आ सकता है कि बताओ कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है हिंसबर्ग्स टेस्ट में,
या ये आ सकता है कि कौन सा एमाइन जो रिएक्ट ही नहीं करता हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ हिंसबर्ग टेस्ट में। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। तो ये था हमारा, दिस वाज आवर amines, this was Hinsberg's test. So with this we have completed the first part of this today's lecture, that was amines. तो amines के related जितने भी important questions थे वो हमने एक एक करके डिस्कस किए। Again I repeat, this is ORCC, we are teaching only board oriented questions, no NEET is involved there, we are just teaching जो questions high probability है, जिन पे हमने वर्कआउट किया है कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से लिखना है, कैसे क्वेश्चन को बनाना है, वो हम ओआरसीसी में डिस्कस कर रहे हैं। सो वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वन शॉट में सारे के सारा चैप्टर जो है सारा का सारा सिलेबस कराया जाता है। सो वी आर गोइंग ओनली फॉर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस। हमारा जो कोर्स है वो टारगेटेड है और इंशाल्लाह फ्रूटफुल रहेगा। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर है, छोटा सा ही चैप्टर है, इसको भी इसी के साथ लेंगे ताकि एग्जाम नजदीक आया है, ये कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए। ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज के बारे में कोई भी रिएक्शन पूछी जा सकती है, या सिंपली गिव 3 रिएक्शंस या 2 रिएक्शंस या 4 रिएक्शंस या मीन फाइन रिएक्शंस ग्लूकोज की दीजिए, तो वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। गिव इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो क्या केमिकल रिएक्शंस है? सो रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विथ फैलिंग्स सॉल्यूशन। फैलिंग्स रिएजेंट जैसे कि आपको पता है, फैलिंग्स रिएजेंट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, फैलिंग ए, फैलिंग बी। फैलिंग ए में होता है, फैलिंग ए उसमें होता है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, और फैलिंग बी में होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉल्ट कॉल्ड एज रोशील सॉल्ट, रोशील सॉल्ट एल्कलाइन मीडियम में। ठीक, तो फैलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड्स एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। एल्डिहाइड्स बट एंड कीटोन्स का वही वाला फॉर्म जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। सिंस ग्लूकोज इज कंटेनिंग, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, एज अ रिजल्ट इज डज रिएक्ट विद द ग्लूकोज। तो प्रोडक्ट क्या आता है, ग्लूकोज का ये वाला फॉर्म हमने लिया CHOH, तो आप इसको देखोगे ऐसे CH2OH, फिर यहां से CHOH, इसको हमने 4 टाइम्स लिया है क्योंकि ये 4 OH सीधे है, तो फिर C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, ये फैलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। तो फैलिंग्स रिएजेंट ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है या जनरल एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन में, और खुद कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस होकर क्यूप्रस आयन बना देता है। सो इसमें क्या हो गया, CHO इट इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, द कार्बोक्सिलेट, और कॉपर 2 पॉजिटिव खुद रिड्यूस होकर कॉपर 1 पॉजिटिव में आता है, व्हिच गिव्स रेड प्रेसिपिटेट। सो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लूकोनिक एसिड, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो फैलिंग्स रिएजेंट ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके बनाता है ग्लूकोनिक एसिड और खुद रिड्यूस होकर क्यूप्रस ऑक्साइड, व्हिच गिव्स रेड प्रेसिपिटेट। सेकंड, टॉलिन्स रिएजेंट, इंपॉर्टेंट। टॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है, इट्स अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और इसका जो कोऑर्डिनेशन फार्मूला बनता है दैट्स AgNH3 2 टाइम्स Cl। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इसमें होता है, डायमाइन सिल्वर, ए सिल्वर मिरर और ब्लैक प्रेसिपिटेट। नाउ तो जनरल फॉर्म ऑफ टॉलिन्स रिएजेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट आपस में करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं डायमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, और यही हमारा टॉलिन्स रिएजेंट होता है, उसमें रिएक्टिंग स्पीशीज होता है Ag पॉजिटिव। तो Ag2O यानी Ag पॉजिटिव रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ, सेम रिएक्शन जो हमने फैलिंग्स में देखा, एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर +1 कन्वर्ट होता है टू सिल्वर। जो ही सिल्वर बनता है, ये टेस्ट ट्यूब पे जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं उस पे एक सिल्वर की लाइनिंग चढ़ा देता है, जिसको हम नाम देते हैं सिल्वर मिरर। ठीक, सो विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टॉलिन्स रिएजेंट सिल्वर मिरर और ब्लैक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ये हो गया सेकंड रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोज। थर्ड, reaction with bromine water. Bromine water is also one of the mild oxidizing agent.
सो ब्रोमीन वाटर जब हम ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन ब्रोमीन वाटर से आया है, ये क्या करता है, फिर से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो जिसको फिर से ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। बैक टू बैक 3 रिएक्शन, तीनों की तीनों ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग अलग, फैलिंगस रिएजेंट, टॉलिंस रिएजेंट, और इस वक्त ब्रोमीन वाटर आया। सो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लूकोनिक एसिड एंड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद ब्रोमीन वाटर इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। Next, reaction with nitric acid. Nitric acid is one of the strong oxidizing agent. Nitric acid जब ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर लेता है, ये क्या करता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ है और CHOH जो मैंने अभी लिखा 4 टाइम्स, और यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल है CH2OH, ये इस वाले फंक्शनल ग्रुप यानी एल्डिहाइड और प्राइमरी एल्कोहल दोनों को ऑक्सीडाइज करके इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, और CHOH यहाँ 4 टाइम्स रहेगा ही, और इधर भी बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है जिसमें 4 OH ग्रुप्स होते हैं। इस एसिड को हम नाम देते हैं सैकैरिक एसिड। ठीक, सो विद ग्लूकोज विद नाइट्रिक एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें 3 नेसेंट ऑक्सीजन यूज होते हैं, एंड दीज नेसेंट ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको नाम देते हैं सैकैरिक एसिड। तो फिर से ऑक्सीडेशन आया, लेकिन ये ऑक्सीडेशन डिफरेंट है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कन्वर्ट कर देता है सैकैरिक एसिड में। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड क्या करता है, हाइड्रोजन साइनाइड C डबल बॉन्ड O के साथ करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन HCN। HCN में से साइनाइड अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे, C डबल बॉन्ड O इज कन्वर्टेड टू C सिंगल बॉन्ड O, यहां से साइनाइड आ जाएगा, ऑलरेडी H अपना था, इधर OH आ जाता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन, nucleophilic addition to C double bond O. So an additional product glucosinohydrin is formed. ये ग्लूकोज का फॉर्म है CH2OH, और इस वाले फंक्शनल ग्रुप पे जो C डबल बॉन्ड O फॉर्म पे था, इसमें आता है CHOH एंड साइनाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, और इस रिएक्शन से कंफर्म होता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। सो दिस वाज रिएक्शन विद HCN। सो ये कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थे ग्लूकोज के। रिएक्शन विद फैलिंग्स, रिएक्शन विद टॉलिंस रिएजेंट, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, तीनों का तीनों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं जिसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, या कॉमनली कह सकते हैं एल्डोनिक एसिड। इन एडिशन टू दैट नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन कर लेता है जिसमें हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है जिसको नाम देते हैं सैकैरिक एसिड। एंड फाइनली द लास्ट रिएक्शन वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद HCN, साइनोहाइड्रिन बनता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी हैवर्स स्ट्रक्चर इसका बना दीजिए। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आने से पहले बहुत सारी रिएक्शंस ग्लूकोज की ऐसी है जिसको हम एसाइक्लिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कुछ ये प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की ऐसी है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द साइक्लिक एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, सॉरी। जैसे अल्फा और बीटा ग्लूकोज, ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स में, एक का नाम अल्फा ग्लूकोज और दूसरा बीटा ग्लूकोज। इन दो का एग्जिस्टेंस हम एसाइक्लिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं करते, इस वजह से केमिस्ट्स को नीड पड़ा टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, एंड उन्होंने प्रपोज किया कि ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है इन इट साइक्लिक फॉर्म जिसको हम नाम देते हैं अल्फा ग्लूकोपाइरानोस 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता कैसे है। Glucose exists in 2 optically active forms known as alpha and beta D glucose. Alpha has a specific rotation of plus 110, ठीक है, some books write at plus 112 इसी के आसपास, and are interconverted in aqueous solution, the equilibrium mixture having 52 degree, ठीक। तो 110 अल्फा का है, बीटा का अराउंड प्लस 19 के आसपास होता है, ये दो आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं जिसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 52 के आसपास। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज 36% अल्फा ग्लूकोज एंड 64% बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्म्स अ साइक्लिक, अब ये बनता कैसे है, इट फॉर्म्स अ स्टेबल साइक्लिक हेमीएस्टर
अकॉर्डिंग टू द फिशर बिटवीन CHO ग्रुप एंड OH ऑन द फिफ्थ कार्बन, जो अभी मैं स्ट्रक्चर से आपको दिखाऊंगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरानोज स्ट्रक्चर. इन दिस प्रोसेस फर्स्ट कार्बन एटम बिकम्स एसिमेट्रिक गिविंग राइज टू टू आइसोमर्स. एसिमेट्रिक का मतलब कायरल बनता है, गिविंग राइज टू टू आइसोमर्स, जिनको हम नाम देते हैं अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, जिन पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन नंबर 1 डिफरेंट होता है. देखिए बनता कैसे है, ये देख लीजिए, टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है. कार्बन नंबर 5, इसका OH जो है ये अटैक कर लेता है, दिस अटैक्स कार्बन नंबर 1 C डबल बॉन्ड O, और पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन एक हेमी एस्टर लिंकेज बना देता है. हेमी एस्टर लिंकेज में कार्बन पे एक OR लिंकेज होता है, इसको हम ऐसे दिखाएंगे. कार्बन पे इसको हम ऐसे शो करेंगे, कार्बन पे एक OR ईथर लिंकेज होती है और एक OH लिंकेज होती है. दिस टाइप ऑफ कार्बन, दिस टाइप ऑफ लिंकेज जिसमें कार्बन पे OH भी है और OR भी है, इसको कहते हैं हेमी एस्टर. लेकिन अगर कार्बन पे दोनों साइड से OR ईथर लिंकेज दोनों साइड से होगा, इसको कहते हैं एसिटल लिंकेज. तो कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 1 के बीच में एक ईथर लिंकेज डेवलप होती है, जिसको हम नाम देते हैं हेमी एस्टर लिंकेज. अब देख लीजिए, जो नया OH यहां पे बना, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और इसका H यहां पे आ जाता है OH. ये दो साइड से बन सकता है, राइट साइड से भी जा सकता है और लेफ्ट साइड से भी जा सकता है. अगर ये राइट साइड से गया, क्योंकि नया कार्बन बना है, नया कायरल कार्बन बना, अगर ये राइट साइड से गया, इसको हम नाम देते हैं अल्फा ग्लूकोज. लेकिन अगर ये लेफ्ट साइड से गया, इसको नाम हम देते हैं बीटा ग्लूकोज. सो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज. अब इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म, अल्फा ग्लूकोज का OH राइट साइड से और बीटा ग्लूकोज का OH लेफ्ट साइड से. इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, और इस इक्विलिब्रियम में ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होता है. 52.5 इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन है. दिस इज सिंपल जनरल फॉर्म ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दैट वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर. लेकिन गुब्र हमें इसका लेना है हैवर्स स्ट्रक्चर. तो हैवर्स स्ट्रक्चर कैसे बना देते हैं, पायरानोज स्ट्रक्चर बनाना है. पायरानोज स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देना है. ये हमारा कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, 4, दिस इज 5, एंड दिस इज कार्बन नंबर 6 CH2. सिमिलरली बीटा ग्लूकोज में भी बिल्कुल हम ऐसा करेंगे, बीटा ग्लूकोज में भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is carbon number 1. This is carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5 and carbon number 6. ये है. अब वापस इधर जाएंगे हम. जो OH ग्रुप्स राइट साइड से है, उनको हम लिखेंगे बिलो द प्लेन. दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 and 6. अब देखिए 1 और 2 का OH राइट साइड से, तो 1 और 2 पे बिलो द प्लेन, फिर 3 अबव द प्लेन, फिर से बिलो द प्लेन. ठीक. तो अगर हम अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहां पे OH, इसको हम डिफरेंट कलर से बना देंगे. इसका OH बिलो द प्लेन, इसका भी OH बिलो द प्लेन, इसका OH अबव द प्लेन, इसका OH बिलो द प्लेन. यहां पे H होगा, इधर H होगा, इधर H होगा, इधर H होगा, इधर H होगा. दिस इज कॉल्ड एज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज. अब बीटा फॉर्म बिल्कुल यही है, खाली फर्क है कार्बन नंबर 1, इसका OH बिलो द प्लेन, तो इसका OH अबव द प्लेन होगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. बाकी जिस तरीके से था उसी तरीके से लिखना पड़ेगा. ये इधर H आ जाएगा, यहां पर H होगा, यहां पे H होगा, यहां H होगा, और ये वाला. ठीक है. दिस इज माय कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1. अब देख लीजिए, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज में खाली कार्बन नंबर 1 का फर्क है, ग्लूकोपायरानोज, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स, साइक्लिक आइसोमर्स, जहां पे खाली एक कार्बन का डिफरेंस है, इनको हम नाम देते एनोमर्स. So anomers are
those stereoisomers which are cyclic and differ with respect to the configuration of only one carbon, that's alpha D glucose and beta D glucopyranose, ये आपस में एनोमर्स होते हैं, खाली एक कार्बन का फर्क है, दैट्स कार्बन नंबर 1। इस वजह से हम इनको नाम देंगे C1 एनोमर्स। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चले, दूसरा क्वेश्चन हमारा डिफाइन ब्रीफली सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड एज वेल एज विथ रेस्पेक्ट टू नीट। ये डायसैकेराइड्स है। डायसैकेराइड क्या होता है? जिसको हम हाइड्रोलिसिस से दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों के दोनों डायसैकेराइड्स है। अब इनमें कौन कौन से मोनोमर्स है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो पहला हमारा सक्रोज। सक्रोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करते तोड़ते हैं, ये बनाता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज। इसमें ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होता है। ठीक है, सो दैट इज देयर स्ट्रक्चर, इसका गिवन है। सक्रोज में डी बीटा डी सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज, दैट्स द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा डी फ्रैक्टोज का कार्बन नंबर 2 आपस में कनेक्ट होते हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिसको हम फुल एसिटल लिंकेज कह सकते हैं। ईथर लिंकेज से आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ये होगी पहली बात। सिंस इसका भी OH ग्रुप और इसका भी OH ग्रुप यूज होता है, अब ना तो इधर भी OH है, ना तो इधर OH है, ना तो इसके फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे OH है, ना तो इसके फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे OH है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम कह सकते हैं इसका भी हेमी एस्टर लिंकेज खत्म हो गया, इसका भी हेमी एस्टर लिंकेज खत्म हो गया। अब ये पूरा एस्टर लिंकेज में कन्वर्ट हो गया है। इस वजह से ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। क्यों कहते हैं इनवर्ट शुगर? अगर हम इसका स्पेसिफिक रोटेशन देखते हैं, सक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन ये पॉजिटिव होता है, और प्रोडक्ट्स में से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। लेकिन फ्रैक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन ग्लूकोज के कंपैरिजन में ज्यादा। अब रिएक्टेंट साइड से पॉजिटिव है, प्रोडक्ट साइड से नेट आ जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन एंड हेंस सक्रोज इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर। वो पॉइंट यहाँ पे टेक्स्ट बुक ने मेंशन किया हुआ है। सक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रो ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रैक्टोज। सिंस लीवो रोटेशन ऑफ फ्रैक्टोज -92 is more than dextro rotation of the glucose, the mixture is levo-rotate. Thus, hydrolysis brings about a change in the sign of rotation. That's why sucrose is called as invert sugar. ये हो गया सक्रोज का। सो सक्रोज ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज। फिर आता है दूसरा माल्टोज। माल्टोज इज सिंपली अ डाइमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, डाइसैकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, पहले का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन दूसरे यूनिट का जो हेमीएस्टर लिंकेज है, ये वाला OH ग्रुप, दिस इज प्रेजेंट इन हेमीएस्टर लिंकेज। इस वजह से ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है एंड हेंस दिस शुगर इज अ रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट थर्ड इज लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर कहते हैं। इसमें बना होता है बीटा, ये बना होता है बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज का। ठीक, सो इट इज बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व होते हैं। सिंस ग्लूकोज का अभी भी OH ग्रुप फ्री एनोमेरिक OH ग्रुप है, इस वजह से रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। ठीक, so this is made up of beta D galactose and beta D glucose. Carbon number 1 of beta D galactose and carbon number 4 of beta D glucose are involved in glycosidic linkage and hence this shows a reducing character. चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड अमाइनो एसिड। सो प्रोटीन के स्ट्रक्चर से आने से पहले हम अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अमाइन भी ग्रुप होता है और एसिडिक ग्रुप भी होता है, that are called as amino acids. So suppose हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और साथ में अमाइन भी है। इस टाइप के कंपाउंड को हम नाम देंगे अमाइनो एसिड्स। लेकिन जो अमाइनो एसिड्स हम प्रोटीन्स में यूज करते हैं, दे आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड का मतलब ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एडजेसेंट कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन। इसी अल्फा कार्बन पे NH2 होगा,
दिस इज कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा, इनको हम नाम देते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड जो होते हैं ये 20 होते हैं। इनमें से कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल जो बाहर से लेना जरूरी होता है, नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है। तो फिर कौन से एसेंशियल कौन से नॉन एसेंशियल मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा, ठीक, तो वो ऑलरेडी आपको पता होगा। फिर इनको एक और तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक अमाइन, दैट्स न्यूट्रल अमाइनो एसिड। जिसमें एसिडिक ग्रुप्स का नंबर ज्यादा, दैट्स कॉल्ड एज एसिडिक अमाइनो एसिड। जैसे एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, दैट इज अमाइनो एसिडिक। इसी तरीके से बेसिक अमाइनो एसिड्स जिसमें हिस्टिडीन आता है, जिनमें अमाइन ग्रुप्स का नंबर एसिडिक ग्रुप्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, दैट आर अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स, मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ जाते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और वही पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बना देता है। सो मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स। और प्रोटीन्स का क्या देना हमें स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एज वेल एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है? It is the sequence in which amino acids are connected to each other to form a polypeptide chain, जिसमें एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, किस सीक्वेंस में ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं? द सीक्वेंस इन विच amino acids are connected to each other to form a polypeptide chain, that's called as primary structure of the proteins. अब जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? दो जनरल फॉर्म्स है, बायो में तो ज्यादा डिटेल्ड होगा। दो जनरल फॉर्म्स है, एक होता है अल्फा हेलिक्स जो इधर बोर्ड पे बना हुआ ऐसे अल्फा हेलिक्स, और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट्स। बीटा प्लीटेड शीट्स को जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से बना सकते हैं ना, ऐसे ऐसे, इधर से भी ऐसे, बीटा प्लीटेड शीट्स ऐसे, इस तरीके से बीटा प्लीटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड, these are the secondary structures of the proteins, जिसमें मेन फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आप देख रहे हो सी डबल बॉन्ड और एनएच ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप इन व्हिच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। So these structures arise due to regular folding of the backbone of the polypeptide due to hydrogen bonding between C double bond O। C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है NH के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके दो मेन फॉर्म्स, एक को कहते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरे को कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स। बीटा प्लीटेड शीट जैसे हम मकान को कश्मीरी में जिसको टीन बोलते हैं, उसका जो टीन पोट होता है एग्जैक्टली उसी टाइप का बीटा प्लेटेड शीट्स होते हैं। और इनमें जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है दैट आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। The tertiary structure of protein represents the overall folding of the polypeptide chain. That's further folding of the secondary structure. It gives rise to two major intramolecular shape, that's fibrous and globular proteins. The main forces which are responsible to stabilize secondary and tertiary structure of proteins are हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो ऑलरेडी मैंने कहा, डाइसल्फाइड लिंकेज जैसे सिस्टीन में होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। किसी प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, स्पेस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। Some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains referred as subunits. The special arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये है सेकेंडरी अल्फा हेलिकल फॉर्म, ये फर्दर फोल्डिंग इसका हो रहा है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और स्पेशल अरेंजमेंट दिस इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चलिए, what are vitamins and how are they classified? Vitamins, vitals for normal functioning of the body. Vitamins को हम सिंपल दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल।
ठीक। वाटर सॉल्युबल हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर आ जाते हैं, बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल, तो उनको जल्दी जल्दी से या उनको रेगुलर बेसिस पे फूड के साथ इंटैक्ट करना जरूरी होता है। अब वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी दैट आर वाटर सॉल्युबल। रेस्ट ऑफ द विटामिन ए डी ई के जो होते हैं फैट सॉल्युबल। Fat soluble, which are soluble in fats and but insoluble in water, kept in this group. These are vitamin A, D, K. They are stored in liver and adipose tissues. Water soluble B group vitamins and C, which are classified in this category. तो इनको regular supply पे लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। मुझे लगता है कि ये वाला सवाल कराने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी बायो में डिटेल में पढ़ा होगा, फिर भी देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक। सिमिलैरिटीज ऑफ डीएनए एंड आरएनए, बोथ आर न्यूक्लिक एसिड्स, बोथ आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड होता है 3 चीजों का बना होता है, एक उसमें होता है 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड phosphate groups. ठीक। Both have sugar phosphate backbone. Obviously, both have 4 different types of bases. Bases classified 2 types, purines and pyrimidines. ठीक है। Now, differences between DNA and RNA found in nucleus as well as cytoplasm. Genetic material assistant to DNA. Sugar is deoxyribose, sugar is ribose. Bases are adenine, thymine, cytosine, guanine. Bases are adenine, thymine, adenine, guanine, cytosine and uracil. तो थाइमीन के बदले यहाँ यूरासिल आता है। डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए इज ट्रांसक्रिप्टेड टू गिव a variety of RNA molecules. mRNA is translated to make proteins. So mRNA से डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन कोड कर लेता है mRNA, और mRNA से इंफॉर्मेशन पास होती है टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। तो ये डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, एक तो डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड नेचर का डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस होता है बेसिस का, तीसरा डिफरेंस होता है शुगर का। ठीक है। और ये मेन जेनेटिक मटेरियल जो हमारे बॉडी में होता है दैट्स मेड अप ऑफ डीएनए, और आरएनए कहीं कहीं पे लोअर माइक्रोब्स में भी जेनेटिक मटेरियल एज एग्जिस्ट कर लेता है। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। Next question, write a denaturation note on denaturation of proteins. So what is denaturation of protein? अगर हम किसी प्रोटीन को हीट करते हैं या पीएच चेंज करते हैं, इसके सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में चेंज होता है। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स फंक्शनलेस, जो इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो सारी खत्म हो जाती है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज डिनेचुरेशन। सो डिनेचुरेशन क्या होता है? फिनोमेनन involving loss in the biological function of proteins on heating or change in pH due to loss of secondary and tertiary structures। इसको हम नाम देते हैं डिनेचुरेशन। बट रिमेंबर दैट डिनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर of proteins remain intact, खाली सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होते हैं। दिस इज अबाउट डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, चले। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, इसमें हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स इस वजह से यहाँ पे हमने नहीं लिया क्योंकि हार्मोन्स जो है वो आपके बायो में तो आ चुका है, पर्टिकुलरली ज़ूलॉजी में जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसमें हार्मोन डिस्कस किए गए हैं, पर्टिकुलर स्टीरॉयड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स एटसेट्रा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, वो ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो वो ऑलरेडी क्योंकि बायो में ज़्यादा डिटेल, ज़ूलॉजी में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हुआ है, इस वजह से वो वाला पार्ट हमने नहीं लिया। बाकी हमने सारे क्वेश्चंस ठीक जो इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट बोर्ड एग्जाम्स वो हमने कवर किया। अगेन आई रिपीट, this is not meant for NEET or JEE exams. It's meant only and only for board. This is ORCC. So thank you so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.